अध्याय 11 उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा। महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कई ऐसे व्यक्तियों का घर था जो बहुत भाग्यशाली और क्षमतावान थे। अगर गूफी वहां उनकी भावनाओं को जगा सके तो ये गू दायरे में रहने से कहीं बेहतर होगा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह निश्चित रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पैर जमाने में सक्षम होगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बंजर था, संसाधनों की कमी के कारण शक्तिशाली व्यक्तियों का उभरना मुश्किल था। हालांकि वहां शीर्ष व्यक्ति थे, लेकिन उनकी समग्र ताकत अभी भी पूर्वी क्षेत्र की तुलना में कम थी। गूफी की व्यक्तिगत ताकत का उल्लेख नहीं करना, सिर्फ ये तथ्य कि वह 7वीं श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, उसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के कई शक्तिशाली परिवारों द्वारा अत्यधिक मान वाला अतिथि बना देगा। आखिरकार 7वीं श्रेणी की गोलियां ऐसी चीज नहीं थी जो आपको उस क्षेत्र में आसानी से मिल सकती थी। जाने का मन बना लेने के बाद गूफी ने तैयारी शुरू कर दी। वह पूरी तरह से तैयार हुए बिना कभी लड़ाई नहीं लड़ता था। हालांकि अपनी क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन वह अनावश्यक जोखिम लेना पसंद नहीं करता था। बेहतर होगा कि पहले से ही तैयार रहें। गू क्षेत्र खेती के संसाधनों और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से समृद्ध था। अगर गूफी उनका उपयोग नहीं करता तो ये बेकार हो जाता। उसकी स्थिति और युवा पीढ़ी से उसकी दुर्जय शक्ति के लिए मिली मान्यता को देखते हुए उसके पक्ष में कई संसाधन आवंटित किए गए थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसके दादा ब्लैक सबमर्स्ड किंग थे। 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने के बाद कई कीमती जड़ी बूटियां बची थीं और गूफी ने उन सभी को इकट्ठा किया। उसने खेती के कई संसाधन भी पैक किए और उन्हें अपने स्टोरेज रिंग में भर दिया। पिछले कुछ दिनों से गूफी संसाधन इकट्ठा करने में व्यस्त था, जिससे वह कुछ हद तक उन्मत्त हो गया था। एक बार जब उसने आखिरकार ब्रेक लिया तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने दादा गूली को सूचित करना भूल गया था। वह धीरे धीरे दरवाजे तक गया और खटखटाया। एक पल के बाद गूली ने दरवाजा खोला और अपने हमेशा की तरह मायावी पोते को देखकर मुस्कुराया। हालांकि गूली गूफी के दादा थे, लेकिन वे ज्यादा बूढ़े नहीं लग रहे थे। इसके विपरीत गूली का चेहरा सुंदर था और वह सीधा सादा था। वह 30 या 40 साल का लग रहा था। उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। हालांकि गूली में दुखी हुई के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन गूफी को पता था कि जब उसके दादाजी ने ऐसा करने का फैसला किया तो वह जानलेवा था। अगर कोई भी उसकी शक्ल सूरत के आधार पर उसे कमतर आंकेगा तो उसे निश्चित रूप से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। गूफी ने स्पष्ट रूप से कहा, दादाजी, मैं यात्रा करने और अन्वेषण करने की योजना बना रहा हूँ। गू दायरे में रहने से मुझे मजबूत बनने में मदद नहीं मिलेगी, गूफी ने कहा, ये जानते हुए कि गूली समझ जाएगा। गूली ने गूफी के जुन ए से अलग होने के बारे में पहले ही सुन लिया था। हालांकि उसने गूफी की सक्रिय रूप से तलाश नहीं की थी, लेकिन वह जानता था कि गूफी के शांत और उदासीन व्यवहार के बावजूद उसका पोता शायद सबसे अच्छे मूड में न हो। गूली को अच्छी तरह याद था कि जब गूफी ने पहली बार जुन एर का पीछा किया था तो वह उससे कितना प्यार करता था। जब गू युआन ने उनकी शादी को मंजूरी दी तो गूफी के चेहरे पर खुशी अविस्मरणीय थी, यहाँ तक कि गूली ने भी अच्छे स्वभाव से हंसी उड़ाई। अब गूफी अधिक परिपक्व हो गया था, उसकी भावनाएं अब उतनी स्पष्ट नहीं थीं। गूली को यकीन नहीं था कि यह बदलाव अच्छा था या बुरा, वह बस चाहता था कि उसका पोता स्वस्थ और खुश रहे। अगर गूफी जाना और अन्वेषण करना चाहता था तो शायद यह अच्छी बात थी। गूली को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी कि गूफी की ताकत में सुधार होगा या नहीं। उसकी नज़र में उसका पोता पहले से ही असाधारण था, उसके पास असाधारण प्रतिभा थी और निश्चित रूप से भविष्य में वह बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। समय कोई मुद्दा नहीं था। गूली को सबसे ज्यादा उम्मीद यही थी कि गूफी को खुशी मिलेगी। इसके अलावा गूफी हमेशा से ही ऐसा व्यक्ति था जो अपने मन की बात जानता था। चूंकि उसने निर्णय लिया था, इसलिए गूली उसका समर्थन करने में खुश था। उसने गूफी को कई बेशकीमती संपत्तियां और बड़ी मात्रा में खेती के संसाधन भी दिए, जिन्हें गूफी के पास अपनी मिश्रित भावनाओं के बावजूद स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद गूफी ने गूली को एक साधारण विदाई दी और चुपचाप गू दायरे से निकल गया। गूली के अलावा उसने अपने जाने के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन गूफी गू दायरे में एक प्रमुख व्यक्ति था। जब वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित था तो चतुर लोगों को ये पता लगाने में देर नहीं लगी कि वह गू दायरे से निकल गया है। हालांकि यह एक और समय की कहानी है। इस समय गूफी पहले ही गू दायरे से निकल चुका था। गू पवित्र शहर में प्रवेश कर चुका था और पूर्वी क्षेत्र में पहुंच गया था। गू पवित्र शहर गू दायरे और बाहरी दुनिया के बीच का प्रवेश द्वार था।
जैसे ही वह अंतरिक्ष से बाहर निकला, उसने महसूस किया कि उस पर कई झुलसाने वाली निगाहें थीं। गू पवित्र शहर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी थी और वहां तैनात ज्यादातर लोग शक्तिशाली गू कबीले के सदस्य थे। इन शक्तिशाली व्यक्तियों ने गूफी को युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना, लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने के कारण उन्होंने बातचीत के लिए उससे संपर्क नहीं किया। वे बस अपनी जगह पर खड़े रहे और अपनी आंखों में प्रशंसा के भाव के साथ गूफी को देखते रहे। गूफी शहर के द्वार की ओर जाने से पहले एक पल के लिए रुका। द्वार पर मौजूद पहरेदारों ने उसका आदरपूर्वक अभिवादन किया और फिर उसे जाने देने के लिए एक तरफ हट गए। अगर गू पवित्र शहर दुनिया में सबसे प्रसिद्ध था, पूर्वी क्षेत्र, तब गू कबीला पूरे पूर्वी क्षेत्र का पूर्ण शासक था। केंद्रीय राज्य का पूर्वी क्षेत्र विशाल था और सभी प्रकार के लोगों से भरा हुआ था। इसे नेविगेट करने का सबसे आसान तरीका खुद को गू कबीले की सहायक सेनाओं में से एक के साथ जोड़ना था। कुछ लोग गू कबीले के सदस्यों को भगवान के रूप में पूजते थे, उनकी कट्टर भक्ति के साथ पूजा करते थे, जो आश्चर्यजनक था। अगर गूफी ने पूर्वी क्षेत्र में विकास करना चुना होता तो उसके लिए यह आसान होता, लेकिन जबकि पूर्वी क्षेत्र महान था, ये वह जगह नहीं थी जहां गूफी खुद को शांत करना चाहता था। वह अपेक्षाकृत बंजर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जा रहा था। अब तक गूफी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जा रहा था जब उसे एक अप्रत्याशित सिस्टम अधिसूचना मिली। जुन-एर को पछतावा होता है। भावनात्मक मूल्य में 300 की वृद्धि हुई। इस बीच गू क्षेत्र में गूफी के जाने की खबर गुप्त रूप से फैल गई थी और इसे सुनकर जुन-एर को और भी अधिक अफसोस हुआ। लेकिन यह एकमात्र सूचना थी जो गूफी को मिली थी और उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गू क्षेत्र में हालांकि जुन-एर पछतावे से भरी हुई थी, लेकिन वह ज़ियाओ यान की सुरक्षा के बारे में और भी अधिक चिंतित लग रही थी। जब से गू याओ के आदमियों ने ज़ियाओ यान को मारने की कोशिश की थी, उसे गंभीर रूप से घायल और लापता छोड़ दिया था, तब से जुन-एर ने उसे फिर कभी नहीं देखा था। जुन-एर ने खुद को आश्वस्त किया कि वह ज़ियाओ यान को खोजने के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जा रही थी, इसलिए नहीं कि गूफी भी वहां गया था। खुद को आश्वस्त करने के बाद उसने गू क्षेत्र से चुपके से बाहर निकलने और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने का फैसला किया। गू क्षेत्र में उस दिन कई लोगों ने जुन-एर के चुपचाप चले जाने को देखा। हालांकि वह किसी की नज़र में आए बिना चुपके से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी विचलित अवस्था ने उसे पकड़ लिया और कुछ लोगों को एहसास हुआ कि वह गू दायरे से निकल चुकी है। चूंकि सबसे प्रतिभाशाली युवा लोगों में से दो, गूफी और जुन-एर, एक के बाद एक गू दायरे से निकल चुके थे, इसलिए कई लोग भावुक हो गए थे। क्या आपको लगता है कि गूफी और जुन-एर ने अवसरों की तलाश में गू दायरे को छोड़ा? अगर गूफी जैसी अद्वितीय प्रतिभा भी चली जाती है, तो क्या हमें मजबूत होने के लिए गू दायरे में रहना चाहिए, या हमें भी उसके नक्शेकदम पर चलना चाहिए और चले जाना चाहिए? गू कबीले के सदस्य हमेशा से मजबूत थे, लेकिन वे ताकत का भी सम्मान करते थे। वे मजबूत बनने के लिए कुछ भी कर सकते थे, हालांकि वे छल कपट का सहारा नहीं लेते थे। अध्याय 12, पहला पड़ाव, ब्लैक कॉर्न क्षेत्र। गूफी और जुनर दोनों ही गू कबीले के प्रतिभाशाली लोग थे, जिन्हें कबीले के युवा सदस्य बहुत पसंद करते थे और उनका अनुसरण करते थे। गूफी की प्रशंसा करने वाली कई युवतियों ने जब सुना कि वह जा रहा है, तो उसके पीछे चलने के बारे में सोचा, ताकि उसका स्नेह जीत सकें। वे उसके साथ उसकी यात्रा में जाने और संभवतः उसे अपने प्यार में डालने का सपना देखती थीं। हालांकि जब गू युआन और गू ली सहित गू कबीले के उच्च अधिकारियों को इन योजनाओं के बारे में पता चला, तो वे चिंतित हो गए। वे गूफी और जुनर के जाने को सबसे पहले नोटिस करने वाले थे, क्योंकि उनकी ताकत के कारण वे गू दायरे में किसी भी गड़बड़ी को महसूस कर सकते थे। उन्होंने गूफी को खुद की रक्षा करने की क्षमता के कारण जाने दिया, लेकिन गूफी के चले जाने के बाद गू कबीले में कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो उसकी ताकत से मुकाबला कर सके, जिससे युवा सदस्यों की सुरक्षा के बारे में चिंता होने लगी। गू कबीले के नेता गू युआन के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए भव्य हॉल में एकत्र हुए। वे सभी युवा पीढ़ी को गू दायरे से बाहर जाने देने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि दायरे के भीतर प्रचुर ऊर्जा साधना के लिए अधिक फायदेमंद थी। परिणामस्वरूप उच्च अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया, किसी और को जाने से रोका, और गू युआन ने औपचारिक आदेश जारी किया जिसमें दूसरों को गू दायरे से बाहर जाने से मना किया गया। इस आदेश के साथ गू कबीले में शांति लौट आए, हालांकि यह कितने समय तक चलेगी यह अनिश्चित था। इस बीच गूफी ने अपनी यात्रा में स्थानिक वर्महोल से यात्रा की। महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी,
जिसके लिए वर्महोल की मदद से भी कई महीनों तक लगातार यात्रा करनी पड़ती थी। यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी, क्योंकि गूफी को रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। गूफी को हमेशा गूली ने अपनी युद्ध ऊर्जा को छुपाए रखने की शिक्षा दी थी, ताकि दूसरे उसकी असली ताकत का अंदाजा न लगा सकें। गूली खुद बिना किसी दृश्यमान डूक्यूई के एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखाई दिए, लेकिन जो कोई भी उन्हें कमाता था उसे जल्दी ही इसका पछतावा होता था। गूली ने अपनी युवावस्था में ही यह सबक सीख लिया था। एक बार वह अपनी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगा था, लेकिन एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी ने उसे आसानी से मात दे दी। इस अनुभव ने उसे विनम्रता और विवेक का मूल्य सिखाया, जो सबक उसने गूफी को भी सिखाया। गूफी स्वाभाविक रूप से चतुर, जल्दी ही अपनी ऊर्जा को छिपाने की कला में निपुण हो गया, कमजोर को खेलकर मजबूत को निगल जाना सीख गया। तब से उसने शायद ही कभी अपनी पूरी डूक्यूई जारी की, यहाँ तक कि गुयुआन और गूली जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने में भी कामयाब रहा। हालांकि उसकी प्रशंसा करने वाली युवा पीढ़ी ने एक बदलाव देखा। वे अब उसकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते थे, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उसकी ताकत एक अथाह स्तर तक बढ़ गई है, जिससे उनके प्रति उनकी श्रद्धा और भी गहरी हो गई। लेकिन अंतरिक्ष वर्महोल के माध्यम से अपनी यात्रा पर कई व्यक्तियों ने गूफी पर ध्यान दिया। हालांकि उसकी पोशाक साधारण लग रही थी, लेकिन गहरी नज़र वाले लोग सामग्री की दुर्लभता को पहचान सकते थे। लगभग विलुप्त हो चुके क्लाउड बीस्ट की खाल से बने उसके क्लाउड वॉकिंग बूट विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। किसी कमजोर व्यक्ति के पास ऐसी मूल्यवान वस्तुएं होने से गूफी उन अपराधियों के लिए एक मुख्य लक्ष्य बन गया जो वर्महोल में छिपे हुए थे। भागते हुए अपराधी जो अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए वर्महोल को छिपने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन अपराधियों को किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की कोई परवाह नहीं थी। अगर उन्हें लगता कि लक्ष्य मूल्यवान और कमजोर है तो वे हमला कर देते थे। नतीजतन गूफी ने खुद को लगातार हमलों के तहत पाया। हमलावरों ने उसे मारने और उसके खजाने को चुराने की कोशिश की। हालांकि उसने प्रत्येक हमले का तेजी से और बेरहमी से सामना किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वो कोई आसान शिकार नहीं था। उसकी अत्यधिक ताकत के प्रदर्शन ने आगे के प्रयासों को जल्दी से हतोत्साहित किया, जिससे उसे शांति से अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति मिली। गूफी का पहला गंतव्य ब्लैक कॉनक क्षेत्र था। अपनी साधना पद्धति के कारण उसे एक अलग तरह की आग को अवशोषित करने की आवश्यकता थी, और उसने हान फैंग की सी हॉट फ्लेम को जब्त करने की योजना बनाई। 2.5 महीने की कठिन यात्रा के बाद गूफी आखिरकार कुख्यात ब्लैक कॉनक क्षेत्र में पहुंच गया, जो अपनी अराजकता और अत्यधिक खतरे के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति के कारण महाद्वीप का सबसे अराजक क्षेत्र बन गया था, शक्तिशाली भगोड़ों के लिए एक आश्रय स्थल जिन्होंने सबसे क्रूर नियम स्थापित किए थे। ब्लैक कॉनक क्षेत्र में कोई कानून नहीं था, केवल जंगल का कानून था जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते थे। यहाँ कमजोरों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था। ये शुद्ध अस्तित्व का स्थान था, जहां कोई भी दिन के उजाले में भी अत्याचार कर सकता था, बशर्ते कि वे अपने शिकार को बुद्धिमानी से चुने। ब्लैक कॉनक क्षेत्र में महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में अधिक खतरनाक होती थीं, केवल इसलिए क्योंकि वे ऐसे कठोर वातावरण में जीवित रहने में कामयाब रही थीं। इसके अलावा ब्लैक कॉनक क्षेत्र महाद्वीप पर खुफिया जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता था, जहां प्रतिदिन अनगिनत जानकारी आती जाती रहती थी। अध्याय 13 सी हॉट फ्लेम को जब्त करना। ब्लैक कॉनक क्षेत्र शक्ति के लिए सबसे तेज शॉर्टकट प्रदान करता है अगर और केवल अगर आपके पास जीवित रहने के लिए ताकत और संसाधन है। अन्यथा आप किसी भी प्रसिद्धि को प्राप्त करने से पहले अपना जीवन खो देंगे। पूरे महाद्वीप में अपनी अराजकता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन शक्तिशाली व्यक्ति मरते हैं, जबकि अन्य लोग भाग्य और चुनौती की तलाश में आते हैं। ये स्थान मृत्यु, चुनौतियों और प्रलोभन की भूमि है। यहाँ दुर्लभ उच्च स्तरीय तकनीकें, युद्ध कौशल, दिव्य हथियार, कवच, औषधीय कड़ाही, जड़ी बूटियां और उन्नत गोलियां आसानी से उपलब्ध हैं, यदि आप पैसे या अन्य साधनों के रूप में कीमत चुकाने को तैयार हैं। हालांकि ब्लैक कॉनक क्षेत्र में कुछ भी बिना कीमत के नहीं मिलता है। हालांकि यह गूफी का ब्लैक कॉनक क्षेत्र में पहला समय था, लेकिन वह अंदर की शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए उसने सावधानी से जानकारी एकत्र की और जल्द ही फैंग सिटी की स्थिति का पता लगा लिया। फैंग सिटी बहुत बड़ी नहीं थी, ये जियानान की आंतरिक अकादमी के आसपास के पहाड़ों से परे स्थित थी। हालांकि ब्लैक कॉनक क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था, क्योंकि यह क्षेत्र के सबसे प्रमुख कीमियागर हान फैंग का घर था, जिन्हें चिकित्सा के सम्राट के रूप में जाना जाता था।
6 स्तरीय किमियागर के रूप में हान फैंग ने विभिन्न गुटों और यहाँ तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों से भी बहुत सम्मान प्राप्त किया। यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप में एक 6 स्तरीय किमियागर महत्वहीन से बहुत दूर था, अक्सर एक औसत डू सम्राट या यहाँ तक कि एक डू पूर्वज से भी अधिक सम्मान प्राप्त करता था। ऐसी थी उसकी क्षमता वाले किमियागर की शक्ति। फैंग सिटी, जिसका नाम हान फैंग के नाम पर रखा गया था, ब्लैक कॉर्न क्षेत्र के उन कुछ शहरों में से एक था जिसे इस तरह का सम्मान प्राप्त था। अराजकता और रक्तपात की भूमि में एक दुर्लभ विशिष्टता। फैंग सिटी के केंद्र में एक बांस का बाग था जो बाहर की हलचल भरे बाजार से बिल्कुल अलग था। इस बाग की सुरक्षा बहुत कड़ी थी और घुसपैठियों का सामना घातक बल से किया जाता था। हर साल इन पहरेदारों द्वारा कई लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि वे ग्रोव के पास जाते थे, जिससे ये शांति का स्थान तो बन जाता था, लेकिन कई लोगों के दिलों में यह निषिद्ध क्षेत्र भी बन जाता था। ग्रोव के अंदर एक बांस का घर था जिसमें एक ऊंचा खिड़की वाला कमरा था जहां एक किमियागर की पोशाक पहने एक आदमी क्रॉस लेग बैठा था जो अपने हाथ में एक नुस्खे पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहा था। पोशाक के पीछे एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया फैंग अक्षर था। जब वह आदमी शांत एकाग्रता में बैठा था तो उसका सिर अचानक ऊपर उठा। उसकी तीखी आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थीं। गूफी पहले ही पास में आ चुका था और हालांकि हान फैंग को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, लेकिन उसके अंदर बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। उसकी आंखों ने क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन उसकी दुखी हुई युद्ध ऊर्जा इंद्रियों ने कोई गड़बड़ी नहीं देखी। हान फैंग असहज महसूस करता है। जोड़ 5 भावनात्मक अंक। जैसे ही हान फैंग ने अपना सिर फिर से नीचे किया, गूफी चुपचाप दिखाई दिया। उसके ठीक एक कदम पीछे खड़ा था। हान फैंग ने जल्दी से पलट कर देखा। गूफी के अचानक प्रकट होने से वह चौंक गया और उसे ठंडा पसीना आ गया। हान फैंग को डर लगता है। जोड़ 0 भावनात्मक अंक। ये कैसे संभव है? हान फैंग ने सोचा, हैरान था कि कोई उसके सभी बचावों को दरकिनार कर बिना किसी को पता लगे अचानक उसके पास आ गया। वह गूफी के इरादों के बारे में अनिश्चित था और जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर पाया। हालांकि गूफी कमजोर लग रहा था, लेकिन ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में अपने समय से अनुभवी हान फैंग ने सहज रूप से उसमें खतरे को महसूस किया। समय के लिए रुकते हुए हान फैंग ने अपनी मुठ्ठियां विनम्रता से बांधी और पूछा, छोटे भाई, तुम मेरे बांस के घर में अचानक क्यों आ गए? हान फैंग, मैं तुम्हारी सी हॉट फ्लेम के लिए आया हूँ, गूफी ने अपना उद्देश्य बताते हुए स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। हान फैंग हैरान और क्रोधित दोनों था। सी हॉट फ्लेम उसके लिए महत्वपूर्ण थी, इसे खोने से उसकी कीमिया क्षमताएं काफी कम हो जाएंगी। गूफी कहीं से भी प्रकट हो गया था, उसकी सबसे बेशकीमती संपत्ति की मांग कर रहा था। हान फैंग के अंदर क्रोध उमड़ आया क्योंकि उसे संदेह था कि गूफी के पास कोई खजाना होगा जो उसे अपनी उपस्थिति को छिपाने की अनुमति देगा, न कि सर्वोच्च शक्तिशाली होने की। हान फैंग की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपनी उंगली हिलाई, एक गहरी नीली लौ को बुलाया जो साफ झील के पानी की तरह थी, जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया। लौ, हालांकि पानी की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन निस्संदेह एकाग्र थी, और जैसे ही यह बढ़ी, हान फैंग की आत्मा की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। हान फैंग ने अपनी आंखें खोली और गुस्से से हंसा, समुद्री हृदय की लो यही है। अगर हिम्मत है तो आओ और इसे ले लो। हालांकि वह दृश्य जिसकी उसने उम्मीद की थी, गूफी को जलाकर राख कर दिया जाना, सामने नहीं आया। गूफी ने अपना हाथ बढ़ाया और समुद्री हृदय की लौ उसके सामने जम गई, आगे बढ़ने में असमर्थ। ये देखकर हान फैंग को आखिरकार एहसास हुआ कि न तो वह और न ही बांस के घर में हर कोई मिलकर गूफी की ताकत का मुकाबला कर सकता है। हालांकि अनिच्छुक, हान फैंग ने अपना हमला रोक दिया। असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए उसने सी हॉट फ्लेम को गूफी को सौंप दिया। 15वीं रैंक की स्वर्गीय ज्वाला द्वारा हमला किए जाने के बावजूद गूफी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने सी हॉट फ्लेम लिया और जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि वह हान फैंग को हत्या के इरादे से मार सकता था, लेकिन गूफी समझ गया कि अगर कोई उसकी सबसे कीमती चीज की मांग करता है तो वह शायद उन्हें भी मारना चाहेगा। इसलिए उसने हान फैंग की जान बख्श दी। इसके अलावा याओ लाओ और ज़ियाओयान के साथ हान फैंग की दुश्मनी गूफी की चिंता का विषय नहीं थी। जैसे ही गूफी ने सी हॉट फ्लेम को अवशोषित किया, उसे तुरंत आराम का एहसास हुआ। उसने जो महान ज्वाला हृदय सूत्र विकसित किया था, वह एक साधारण अग्नि विशेषता स्वर्ग स्तरीय तकनीक थी, लेकिन भावनात्मक बिंदुओं का उपयोग करके एक बार विकसित होने के बाद इसमें परिवर्तन हो गया था। आमतौर पर एक व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत कर सकता था, क्योंकि ये अग्नि अत्यंत हिंसक होती थी।
यहाँ तक कि यान कबीले का नेता भी केवल 2 अलग अलग स्वर्गीय ज्वालाओं को एक नई में जबरन विलय कर सकता था। लेकिन इस उत्परिवर्तित तकनीक के साथ गूफी 5 अलग अलग स्वर्गीय ज्वालाओं को मिला सकता था। उस समय गूफी ने सी हॉट फ्लेम पर ध्यान केंद्रित किया, उसे जबरन अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। अनजाने में एक शक्तिशाली आभा बाहर निकल गई, जिससे हान फैन का चेहरा भयानक दबाव में मौत की तरह पीला पड़ गया। हान फैन को अत्यधिक भय महसूस हुआ। जोड़ 3-0 भावनात्मक अंक। गूफी का मूड थोड़ा हल्का हो गया। हान फैन की किस्मत बाकी लोगों से ज्यादा मजबूत थी, जिससे उसके उतार चढ़ाव से उत्पन्न भावनात्मक अंक ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। अध्याय 14। लक्ष्य किंगशान टाउन। निश्चिंत रहो, मैं केवल स्वर्गीय ज्वाला के लिए यहाँ हूँ और तुम्हारी जान नहीं लूंगा। कुछ क्षण बाद गूफी ने अपनी आंखें खोली। उसकी तीखी नजर हान फैंग पर टिकी हुई थी। उसने अपनी आवाज कम कर ली, उसे कर्कश और भयावह बना दिया। उसी समय हान फैंग को लगा कि उसका समुद्री हृदय ज्वाला से संबंध पूरी तरह से टूट चुका है। ये व्यक्ति भयानक रूप से शक्तिशाली है। बस एक पल में उसने समुद्री हृदय ज्वाला से मेरा संबंध तोड़ दिया। हान फैंग को डर और जुनून महसूस होता है। भावनात्मक अंक जोड़ 5-0। जैसा कि गूफी ने उम्मीद की थी, हान फैंग, जो मूल उपन्यास के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करता है, बहुत भाग्यशाली है। उसके द्वारा किए गए सिर्फ एक भावनात्मक उतार चढ़ाव ने दर्जनों अंक प्रदान किए, जिसने गूफी को और अधिक आश्वस्त किया कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की उसकी यात्रा सही कदम था। गूफी के जाने के बाद हान फैंग को लगा जैसे वह मौत से बाल बाल बच गया हो। कुछ समय बाद ही जब उसने पुष्टि की कि गूफी वास्तव में चला गया है, तब उसने राहत की सांस ली। सी हॉट फ्लेम प्राप्त करने के बाद गूफी की अगली योजना ब्लैक मार्क सिटी जाने की थी। उसका इरादा कुछ और खोजबीन करने का था। वास्तव में वह विशेष रूप से ब्लैक मार्क सिटी नहीं जा रहा था, लेकिन यह उसके रास्ते में था। हालांकि उसे नहीं पता था कि राक्षस लॉ के नक्शे के अवशेष पहले से ही 8 द्वारों के युआन यी द्वारा प्राप्त किए गए थे। गूफी ने जियामा साम्राज्य के रास्ते में ब्लैक मार्क सिटी से गुजरने की योजना बनाई। आसपास पूछना अच्छा होगा। मूल कहानी में 3 साल के समझौते के बाद जियोयान ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में गया और सहयोग से ब्लैक मार्क सिटी में द प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम मैप के तीसरे टुकड़े की नीलामी में पकड़ा। अगर युआन यी ने पहले ही नक्शा प्राप्त कर लिया होता तो गूफी इसे पहले ही जब्त कर सकता था। फैंग सिटी ब्लैक मार्क सिटी से काफी दूर था। ब्लैक मार्क सिटी में पहुंचने के बाद गूफी ने थोड़ी देर आराम किया। फिर उसने 8 द्वारों के स्थान के बारे में पूछताछ की और अपनी उपस्थिति को छुपाया। रास्ते में उसे किसी ने नहीं रोका, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह जगह बिना सुरक्षा के है। गूफी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने दुखी का उपयोग करके अपने आसपास के उतार चढ़ाव को महसूस किया। उत्तर पश्चिम में 5 मील के दायरे में उसने एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति को देखा। वह युआन यी ही होगा। एक भूत की तरह गूफी सीधे संप्रदाय के नेता युआन यी के गुप्त कक्ष में प्रवेश कर गया। उसने अपना चेहरा छिपाते हुए काले रंग का लबादा पहना हुआ था। उस समय युआन यी चाय पी रहा था। शोर सुनकर उसने शांत भाव से गूफी को देखा। अपनी स्थिति और ताकत के साथ युआन यी को विश्वास था कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसके सामने काले रंग की पोशाक पहने व्यक्ति को उससे कुछ मांगना चाहिए, अन्यथा वह मिलते ही हमला कर देता। युआन यी ने गूफी लोगों जैसे कई व्यक्तियों को देखा था जो विभिन्न सुरक्षाओं को दरकिनार करके सीधे उसके गुप्त कक्ष में प्रकट हुए थे। ये मजबूत व्यक्ति, जो अपनी असली पहचान प्रकट नहीं करना चाहते थे, अक्सर उसे खोजते समय अपनी उपस्थिति छिपाते थे। चाहे खजाना ढूंढना हो, उसके लिए हत्या करना हो या दुश्मनों से बचना हो, उसने ये सब देखा था। हर बार जब वह कीमत बढ़ाता तो युआन यी बहुत बड़ा लाभ कमाता। अब उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति क्या खोज रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, गूफी ने बिना देरी किए अपना उद्देश्य प्रकट कर दिया। क्या आप नक्शे के एक निश्चित टुकड़े का ठिकाना जानते हैं? उसकी गहरी आंखें युआन यी को घूर रही थीं क्योंकि उसने शांति से अपनी शर्तें पेश की। मैं इसे 6ठी स्तरीय गोली के बदले में दे सकता हूँ। युआन यी को खुशी महसूस हुई। भावनात्मक अंक जोड़ 5। सिस्टम के संकेत को सुनकर गूफी ने युआन यी पर अपनी भावहीन नजर बनाए रखी। अपने काले लबादे के छेदों से उसने साफ देखा कि युआन यी का हाथ चाय का प्याला पकड़े हुए एक पल के लिए रुका। फिर उसने उसे लापरवाही से अपने होठों तक उठाया और एक घूंट लिया। तभी उसने गूफी की तरफ सीधे देखने के लिए मुड़कर देखा। उसकी निगाहें शांत थीं, उसके दिल में खुशी छिपी हुई थी। 6ठी श्रेणी की गोली। ऐसी गोली ब्लैक मार्क सिटी में खूनी तूफान मचा देगी।
हालांकि छठी श्रेणी की गोली की तुलना 7वीं श्रेणी की गोली से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह एक दुर्लभ और अत्यधिक मूल्यवान वस्तु थी। अब ये काली पोशाक वाला आदमी इसे एक नक्शे के टुकड़े के बदले में दे रहा था। इसके अलावा उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि उसके पास और भी कई खजाने हैं। युआन यी की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसने एक योजना बनाई थी। नक्शे के टुकड़े का जिक्र आते ही युआन यी को तुरंत पता चल गया कि गूफी किस नक्शे के टुकड़े की बात कर रहा था। आमतौर पर नक्शे के टुकड़े की इतनी कीमत नहीं होती। आखिरकार ये केवल एक टुकड़ा था, हालांकि यह खजाने की ओर ले जा सकता था, फिर भी यह अधूरा था, जिससे खजाने की खोज और भी मुश्किल हो गई। लेकिन वह विशेष मानचित्र टुकड़ा अलग था। यह एक स्वर्गीय ज्वाला की ओर ले जाने वाला संभावित मार्ग था। एक पल सोचने के बाद युआन यी ने कहा, मेरे पास मानचित्र का टुकड़ा नहीं है। युआन यी को लालच महसूस होता है। भावनात्मक अंक जोड़ 3-0। गूफी ने भौहें उठाईं, तुरंत महसूस किया कि युआन यी के पास मानचित्र का टुकड़ा था। तथ्य यह है कि लालच ट्रिगर किया गया था। इसका मतलब था कि युआन यी के पास टुकड़ा था, लेकिन वह अधिक लाभ के लिए इसकी कीमत बढ़ाना चाहता था। गूफी ने अपनी उंगलियों को एक सरल मोड़ के साथ खुद को रोकना बंद करने का फैसला किया और सीधे अपनी शक्ति प्रकट की। युआन यी तुरंत चौंक गया। युआन यी डर लगता है। भावनात्मक अंक जोड़ 1-0। युआन यी के हाथ में चाय का प्याला टूट गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी पुतलियां भय और आतंक से भर गईं। लेकिन लालच ने अभी भी उसे कुछ हिचकिचाहट दी। गूफी ने अपना सिर हिलाया। युआन यी के खराब निर्णय पर अंदर ही अंदर आहें भरी। उसने अपनी आभा का 8/10वां हिस्सा छोड़ना जारी रखा, जिससे पूरे कक्ष को ऐसा लगा कि वह ढहने वाला है। युआन यी की तो बात ही छोड़िए, जो सीधे निशाने पर था। युआन यी को अत्यधिक डर लगता है। भावनात्मक अंक जोड़ 1-2। भारी दबाव में युआन यी ने लंबे समय में पहली बार मौत का खतरा महसूस किया। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया, उसका शरीर जम गया और वह केवल चिल्ला सका, मैं इसे दे दूंगा, मैं इसे दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। हालांकि गू फेई का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसने ऐसी आभा और हत्या करने की मंशा दिखाई जिससे 8 द्वारों के नेता युआन यी भी डर गए। हल्की मुस्कान के साथ गू फेई ने अपनी आभा वापस ले ली। युआन यी को तुरंत राहत महसूस हुई। वह उठा और गू फेई के लिए नक्शे का टुकड़ा लाया। गू फेई की शांत और अडिग निगाहों के नीचे दोनों हाथों से उसे सौंपते हुए कांप रहा था। गू फेई ने नक्शे का टुकड़ा लिया और शानदार तरीके से चला गया। रास्ते में उसने युआन यी से कुछ बिखरे हुए भावनात्मक अंक भी प्राप्त किए, जिनमें डर, भय और आक्रोश शामिल था। उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय समय की गणना की। गू फेई ने अनुमान लगाया कि जियाओ यान ने अभी तक प्रशिक्षण के लिए मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में प्रवेश नहीं किया है। जियाओ यान की वर्तमान ताकत को देखते हुए पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना आत्मघाती होगा। चूंकि जियाओ यान अभी तक वहां नहीं गया था, इसलिए गुफा में नक्शे का टुकड़ा अभी भी वहां होना चाहिए। एक मानचित्र टुकड़ा प्राप्त करने के बाद गूफी ने मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में जाने और गुफा में छिपे दूसरे टुकड़े को प्राप्त करने का फैसला किया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, जब तक वह क्षेत्र पर शासन करने वाले किसी भी भयानक जानवर को नहीं भड़काता, वह मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। अपने भंडारण रिंग में अभी भी बहुत सारे संसाधन बचे होने के कारण गूफी को रुकने और आराम करने की आवश्यकता नहीं थी। वह मजबूत होने के लिए उत्सुक था और उसे तुरंत स्वर्गीय लॉ की आवश्यकता थी। एक टुकड़ा हाथ में होने के बाद अगला कदम दूसरे को प्राप्त करना था। एक बार टुकड़े एकत्र हो जाने के बाद वह लॉर्ड डेमनसेंट द्वारा छोड़ी गई विरासत का दावा कर सकता था। इस तरह जब शुद्ध करने वाली राक्षसी लॉर्ड्स लॉ दिखाई देती तो गूफी को सबसे बड़ा फायदा होता। अंततः वह अपने लिए स्वर्गीय लॉ का दावा करता। शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ दुनिया में स्वर्गीय ज्वालाओं में तीसरे स्थान पर है, जिसकी शक्ति 7 सितारा डूसंत के बराबर है, जो नेहेलिटी भक्षण ज्वाला और तथाकथित सम्राट ज्वाला के बाद दूसरे स्थान पर है, जो सूची में शीर्ष रैंक वाली अग्नि है। स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने से गूफी की ताकत तेजी से बढ़ेगी। इसके साथ ही गूफी तुरंत जियामा साम्राज्य के बाहरी इलाके में स्थित किंगशान टाउन के लिए निकल पड़ा। अध्याय 15 लिटिल फेरी डॉक्टर से पहली मुलाकात। किंगशान टाउन जियामा साम्राज्य के उत्तर पूर्वी प्रांत में स्थित है, जो मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के ठीक बगल में है। गूफी की गति के कारण उसे इस स्थान तक पहुंचने में 1 सप्ताह से भी कम समय लगा, और यात्रा के दौरान उसे सी हॉट फ्लेम को परिष्कृत करने का समय भी मिला। ऐसा लगता है कि किंगशान टाउन को मैजिक बीस्ट टाउन भी कहा जाता है। गूफी ने अपने सामने हलचल और जीवंत शहर को देखते हुए धीरे से कहा।
किंगशान टाउन मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब होने के कारण तार्किक रूप से कुछ हद तक खतरनाक होना चाहिए। आखिरकार जादुई जानवरों के दिमाग में मानव क्षेत्र वास्तव में चिंता का विषय नहीं है। शहर की समृद्धि और खेती के संसाधनों की प्रचुरता समय समय पर इस पर हमला करने के लिए शक्तिशाली जानवरों को आकर्षित करती है। हालांकि 3 प्रमुख लोगों के नेतृत्व में कई भाड़े के समूह यहाँ तैनात हैं, जिनमें से प्रत्येक में 100 से अधिक सदस्य हैं। मिशन पर जाते समय वे किंगशान टाउन की शांति की भी रक्षा करते हैं। हालांकि कुछ भाड़े के सैनिक वास्तव में अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश किंगशान टाउन को अपने घर की तरह मानते हैं, स्वाभाविक रूप से इसकी अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। यहाँ घूमना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जब वह किंगशान टाउन की सड़कों पर चल रहा था, दुकानों की कतार पर नजर डाल रहा था, तो गूफी ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी को सहलाया। वह बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहा और जल्द ही खुद को 10,000 मेडिसिन हाउस नामक एक फार्मेसी के सामने पाया। फार्मेसी शानदार ढंग से सजी हुई थी, जिसमें अंदर से जड़ी बूटियों की हल्की सी खुशबू आ रही थी, जिससे ये काफी आकर्षक लग रही थी। प्रवेश द्वार पर कई मजबूत भाड़े के सैनिक तैनात थे, जिन्हें संभवतः मालिक ने गार्ड के रूप में काम करने के लिए रखा था। हालांकि किंगशान टाउन में आमतौर पर अच्छी व्यवस्था बनी रहती थी, लेकिन छोटे मोटे चोर अपरिहार्य थे और ये भाड़े के सैनिक उनसे निपटने के लिए वहां मौजूद थे। गूफी ने 10,000 मेडिसिन हाउस को स्कैन किया। हवा में हल्की सी हर्बल खुशबू को सूंघते हुए उसके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दे रहे थे। उसे वह मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। उसी समय बैंगनी बालों वाली एक लड़की दुकान में चली आई। उसके हल्के कदमों ने गूफी का ध्यान खींचा और वह देखने के लिए मुड़ा। लड़की ने एक साधारण हल्के सफेद रंग की पोशाक पहनी थी। हालांकि वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन निस्संदेह वह एक दुर्लभ सुंदरता थी। उसकी शांत मुस्कान और ताज़ा अलौकिक आभा ने उसके आकर्षण को काफी हद तक बढ़ा दिया। उसकी पतली कमर को हरे रंग के रिबन से बांधा गया था, जिससे वह महिलाओं के बीच गूफी द्वारा देखी गई सबसे नाजुक और नाजुक आकृति बन गई थी। ब्लैक मार्क सिटी के विपरीत गूफी ने इस बार काले वस्त्र नहीं पहने थे। इसके बजाय उन्होंने एक महान युवा स्वामी की पोशाक पहनी थी, जो सुंदर और आकर्षक लग रहा था। हालांकि उसने अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाया था, फिर भी उसका अनोखा स्वभाव ध्यान आकर्षित करता था। एक नज़र में गूफी पूरी फार्मेसी में सबसे अधिक आकर्षक व्यक्ति था। हालांकि उसके कपड़े विशेष रूप से शानदार नहीं थे और उसकी आभा शीर्ष स्तर की ताकत का संकेत नहीं देती थी, लेकिन उसके बारे में कुछ अनोखा आकर्षक था जिसने लोगों को दूसरी बार देखने के लिए मजबूर कर दिया। युवक लंबा और सीधा खड़ा था। उसकी मुद्रा से ही पता चल रहा था कि वह एक अमीर परिवार का कुलीन बेटा था, किंगशान टाउन में सक्रिय असभ्य भाड़े के सैनिकों से अलग। क्या आप औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं? युवा स्वामी। बैंगनी बालों वाली लड़की ज़ियाओ यीजियान धीरे से मुस्कुराए और उसके पास आकर एक नर्म आवाज में पूछा। जिज्ञासा से भरी उसकी बैंगनी आंखें गूफी को देख रही थीं। उसके पतले हाथ उसकी आस्तीन के भीतर छिपे हुए थे। हालांकि गूफी सुंदरता से प्रभावित होने वालों में से नहीं था, लेकिन उसका स्वर थोड़ा नर्म हो गया। उसके सामने खड़ी बैंगनी बालों वाली लड़की की अलौकिक आभा और सुंदरता से गूफी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह प्रसिद्ध लिटिल फेरी डॉक्टर थी। उसने अपनी ज़रूरत की औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। मैं अन्य चीज़ों के अलावा ब्लड लॉर्ड्स एसेंस और आई स्पिरिट ब्लेजिंग ग्रास ढूंढ रहा हूँ। हालांकि ज़ियाओ यीजियान हर्बल दवा में पारंगत थी और उपचार में कुशल थी, लेकिन किंगशान के छोटे से शहर में रहने के कारण उसका अनुभव काफ़ी सीमित था। गूफी ने जिन जड़ी बूटियों का उल्लेख किया था वे असामान्य थीं और वह ब्लड लॉर्ड्स एसेंस से तुरंत परिचित नहीं थी। ज़ियाओ यीजियान को उलझन महसूस होती है। भावना मूल्य जोड़ 90। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी शर्मिंदगी से भर गईं क्योंकि वह अपने सीमित ज्ञान पर शर्मा गई। सिस्टम की अधिसूचना सुनकर गूफी समझ गई और उसने ज़ियाओ यीजियान को किसी भी तरह की असहजता से बचने के लिए जल्दी से समझाया। ब्लड लॉर्ड्स एसेंस येलो लॉर्ड्स एसेंस से भी अधिक शक्तिशाली है। ज़ियाओ यीजियान ने येलो लॉर्ड्स एसेंस के बारे में सुना था, लेकिन ब्लड लॉर्ड्स एसेंस और भी अधिक शक्तिशाली है। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर सिर हिलाया और गूफी की बात सुनना जारी रखा। जब मैंने पहली बार इस फार्मेसी में कदम रखा तो मुझे पहले से ही ब्लड लॉर्ड्स एसेंस की तेज गंध का पता चल गया था। ज़ियाओ यीजियान को अभी भी कुछ उलझन में देखकर गूफी सुंदरता को असहज महसूस नहीं कराना चाहता था, इसलिए वह खुद ही सुगंध के स्रोत की ओर चल पड़ा। बस कुछ ही कदमों में उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। जल्द ही
गूफी को फार्मेसी के एक अगोचर कोने में वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। गूफी ने ब्लड लोड्स एसेंस उठाया और जियोइक्सियन को दिखाने के लिए आगे बढ़ा। यही है। ब्लड कमल का सार दिखने में पीले कमल के सार जैसा था, लेकिन इसका रंग हल्का लाल था। हालांकि यह सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन इसकी खुशबू अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। ज़ियाओ यीज़ियान ने एक हल्की सी खुशबू ली, तरोताज़ा महसूस किया और उसकी आंखें चमक उठीं। जियोइक्सियन प्रशंसा महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 90। जैसा कि अपेक्षित था, औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में गूफी के व्यापक ज्ञान और उसकी अनोखी तीक्ष्ण इंद्रियों को देखकर जियोइक्सियन सुंदर युवा स्वामी की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। किंगशान टाउन बड़ा नहीं था और ज़ियाओ यीज़ियान को कई कुलीन बेटों का सामना नहीं करना पड़ा था। उनमें से ज्यादातर अक्सर उसे परेशान करते थे, दावा करते थे कि वे उससे शादी करने के लिए अच्छी रकम देने को तैयार हैं, जिससे ज़ियाओ यीज़ियान नाराज हो जाती थी। हालांकि वह कुछ भी कठोर कहने के लिए बहुत विनम्र थी, इसलिए उसने बस उन्हें अनदेखा कर दिया और उन बेकार अकुशल कुलीन लोगों से लगातार नाराज होती गई। लेकिन अब, हालांकि गूफी की पोशाक उन युवा स्वामी की तुलना में अधिक विनम्र थी, लेकिन उसकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। जियोइक्सियन की आंखें चमक उठी जब उसने गूफी को प्रशंसा से देखा। क्या आप एक कीमियागर हैं, युवा गुरु? ज़ियाओ यीज़ियान ने सहजता से पूछा। आखिरकार, औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान करने की क्षमता और उनके द्वारा प्रदर्शित विशाल ज्ञान एक कीमियागर के लिए आवश्यक कौशल थे। गूफी ने सिर हिलाया, इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं समझी। जियोइक्सियन खुशी से मुस्कुराए। तो आप वास्तव में एक कीमियागर हैं। ज़ियाओ यीज़ियान प्रशंसा महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 100। उसकी आंखें उत्साह से और भी चमक उठीं और उसके गालों पर एक हल्की लाली दिखाई दी। जियोइक्सियन उत्साहित महसूस करती है। भावना मूल्य जोड़ 80। किंगशान टाउन में हर कोई जानता था कि प्रसिद्ध लिटिल फेरी डॉक्टर ने हमेशा एक कीमियागर बनने का सपना देखा था। उसके सौम्य और दयालु स्वभाव ने उसे इलाज चाहने वालों के बीच पसंदीदा बना दिया, जिससे उसे लिटिल एंजेलिक डॉक्टर की उपाधि मिली। जब भी कोई कुशल कीमियागर किंगशान टाउन आता, ज़ियाओ यीज़ियान मार्गदर्शन के लिए उनसे संपर्क करती। हालांकि उसकी विशेषताएं कीमियागर बनने के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए उसे एक मरहम लगाने वाले के रूप में काम करना पड़ा। एक मरहम लगाने वाले के रूप में वह केवल औषधीय पाउडर बना सकती थी और शक्तिशाली गोलियां परिष्कृत नहीं कर सकती थी। अध्याय 16। नन्ही परी डॉक्टर की प्रशंसा। गूफी ने पहले सड़कों पर टहलते हुए अपना समय बर्बाद नहीं किया था। वह एक चायखाने में गया था जहां उसने कुछ जानकारी एकत्र की जिसमें उसकी रुचि थी। वहां भाड़े के सैनिक काफी मिलनसार थे। गूफी ने केवल बातचीत शुरू की और उन्होंने उत्सुकता से एक एक करके अपने विचार साझा किए। जैसे ही गूफी ने इत्मीनान से अपनी चाय पी, उसने जल्दी से वह सब कुछ जान लिया जो वह जानना चाहता था। एक मुस्कान के साथ उसने भाड़े के सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि किंगशान शहर की रखवाली करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा, और उसने उन्हें चाय पिलाई। भाड़े के सैनिक उसकी दयालुता से प्रभावित हुए और उन्होंने और भी अधिक जानकारी साझा की। युनलिंग भावुक महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। यू चेंग भावुक महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 0.1। हालांकि ये छोटे भावनात्मक मूल्य गूफी के लिए बहुत मायने नहीं रखते थे, लेकिन उसने जो खुफिया जानकारी प्राप्त की वह अमूल्य थी। रक्तकमल सार की उपस्थिति ने उसके संदेह की पुष्टि की। रक्तकमल सार अभी तक ज़ियाओयान द्वारा नहीं लिया गया था और 10,000 औषधि गृह में ही रहा था। ये अन्य सुरागों के साथ संकेत देता है कि ज़ियाओयान अभी तक जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला तक नहीं पहुंचा था। जब गूफी ने ज़ियाओयान के वर्तमान ठिकाने के बारे में सोचा, तो लिटिल फेरी डॉक्टर ने फिर से बात की। उसकी आवाज़ नर्म और स्पष्ट थी। युवा मास्टर, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो 3 दिनों में आप जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हालांकि थोड़ी शर्मीली, वह इस विश्वसनीय कीमियागर को आमंत्रित करने के लिए दृढ़ थी। उसे मनाने के लिए कारणों के बारे में अपने दिमाग को खपा रही थी। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला जड़ी बूटियों से भरपूर है। अगर 10,000 औषधि गृह में आपकी जरूरत की सामग्री नहीं है, तो पहाड़ों में जरूर होगी। गूफी ने एक पल के लिए विचार किया और लिटिल फेरी डॉक्टर की चिंतित निगाहों के नीचे उसने धीरे से सिर हिलाया। बहुत अच्छा। उसकी सहमति ने लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर खुशी का भाव ला दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर खुश महसूस करता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100।
जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला कई भयानक जानवरों का घर थी। आमतौर पर उनकी जड़ी बूटी इकट्ठा करने की यात्राएं बाहरी इलाकों में ही रहती थीं, लेकिन एक बार वे गलती से बहुत दूर चले गए और एक भयानक जानवर द्वारा लगभग मिटा दिए गए। हालांकि गूफी की डूक्यू आभा विशेष रूप से मजबूत नहीं लगती थी। लिटिल फेरी डॉक्टर को अपनी क्षमताओं पर एक अजीब सा भरोसा था। उनका मानना था कि उनकी ताकत भाड़े के सैनिकों से कहीं ज्यादा थी। लिटिल फेरी डॉक्टर के निमंत्रण पर गूफी जल्द ही 10,000 मेडिसिन हाउस मनों में बस गए। उसने उन्हें बॉस याओ से मिलवाया, ये समझाते हुए कि गूफी एक कीमियागर था। युवा सुडौल दिखने वाले गूफी को देखकर बॉस याओ ने उनके साथ बहुत सम्मान से पेश आया। आखिरकार कीमियागर बनने के लिए असाधारण प्रतिभा और पर्याप्त साधना संसाधनों की आवश्यकता होती है, और गूफी जैसे युवा निपुण कीमियागर को एक उल्लेखनीय पृष्ठभूमि से आना चाहिए। हालांकि बॉस याओ गूफी की असली ताकत को तुरंत नहीं समझ पाया, लेकिन उसने उसके बारे में एक अनोखी आभा महसूस की। इसके अलावा लिटिल फेरी डॉक्टर के उसके प्रति सम्मानजनक रवैये ने उसकी पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। गहरे विचार में बॉस याओ ने फैसला किया कि इस कीमियागर से दोस्ती करने से बहुत भाग्य मिल सकता है। हालांकि गूफी औपचारिकताओं की तलाश में नहीं था। मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मैं 3 दिनों तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं कल ही निकल जाना चाहता हूँ, गूफी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी असली ताकत का एक संकेत सूक्ष्मता से प्रकट किया। एक पल में बॉस याओ की अभिव्यक्ति बदल गई, जैसे कि उसने एक भयानक जानवर देखा हो। बॉस याओ को डर लगता है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-0। उसे लगा कि इस युवक की आभा किसी भी तीसरे दर्जे के जादुई जानवर से कई गुना अधिक भयावह थी जिसका उसने कभी सामना किया था। भारी दबाव ने उसे सहज रूप से भयभीत कर दिया, जिससे उसे पाने के लिए मुश्किलें खड़ी करने के किसी भी विचार को तुरंत खत्म कर दिया। बॉस याओ ने अगले दिन जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम को पहाड़ों में प्रवेश करने देने के लिए बहुत सम्मान के साथ सहमति व्यक्त की। ये भयानक आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह अपमानित कर सके। व्यवस्थाएं हो जाने के बाद गूफी इत्मीनान से लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पीछे उसके आंगन में चला गया। उसकी आभा पूरी तरह से छिप गई थी। उस शाम लिटिल फेरी डॉक्टर ने खुद गूफी के खाने को उसके आंगन में पहुंचाया। उसके इरादे सरल थे। वह शक्तिशाली कीमियागर से चिकित्सा ज्ञान के बारे में परामर्श करने के लिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहती थी। निश्चित रूप से ऐसे कुशल कीमियागर के पास ज्ञान का खजाना होगा। जैसे ही वह भोजन लेकर आई, चांदनी ने उसकी पहले से ही आकर्षक सुंदरता को और बढ़ा दिया, जिससे वह और भी अधिक सुंदर दिखाई देने लगी। उसकी बैंगनी आंखें गूफी पर टिकी हुई थीं, और इतनी मेहनती सुंदरता के लिए गूफी अपने ज्ञान के साथ उदार था। लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी कुछ चिकित्सा पुस्तकें भी लाई थीं, जो उसकी साफ सुथरी लिखावट से भरी हुई थी। किताबें अच्छी तरह से इस्तेमाल की गई थीं। बार बार पलटने से कोने थोड़े मुड़े हुए थे, लेकिन उनकी अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। उम्र के कारण केवल हल्का पीलापन दिखाई दे रहा था। उसने गूफी को परेशान नहीं किया और चुपचाप किनारे पर बैठ गई, उसके खाना खत्म करने का इंतजार करते हुए। गूफी ने शालीनता से खाना खाया और लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसे देखा। वह खुद को विचारों में खोई हुई पाती थी। जब वह आखिरकार अपने विचारों से बाहर आई तो उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें घबराहट से फड़क रही थीं। लिटिल फेरी डॉक्टर को शर्म आ रही है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 1-0। सिस्टम प्रॉम्प्ट प्राप्त करते हुए गूफी ने लिटिल फेरी डॉक्टर को असमंजस में देखा, उसके शर्मीले भाव को देखा। उसने उससे आंख मिलाने के बाद जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। उसकी आंखें घबराहट से घूम रही थीं। गूफी ने उसकी प्रतिक्रिया से हैरान होकर अपना सिर खुजलाया। अपना खाना खत्म करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर सफाई करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी नजरें नीची करते हुए अपने नाजुक हाथों को शालीनता से हिलाया। उसके गाल चांदनी में धीरे से चमक रहे थे। दृश्य इतना शांत था कि गूफी ने इसे बाधित करने में संकोच किया। एक बार बर्तन साफ हो जाने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी मेडिकल किताबें उठाने और गूफी के पास जाने से पहले संकोच किया। आमतौर पर वह आत्मविश्वास से मार्गदर्शन के लिए एक कीमियागर से पूछती, लेकिन किसी कारण से वह इस युवा रईस के सामने थोड़ी शर्मीली महसूस करती थी। लिटिल फेरी डॉक्टर शर्मीली महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 8-0। उसकी अनिच्छा को देखते हुए गूफी ने खड़े होकर उससे किताबें ले लीं, जिससे वह थोड़ा रुक गई। उसने एक सावधानीपूर्वक बुकमार्क से चिन्हित पृष्ठ खोला, उसकी सुंदर लिखावट को देखा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। क्या यहाँ कोई प्रश्न है? गूफी ने उसकी ओर देखे बिना सहजता से पूछा।
लिटिल फेरी डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आवाज़ नर्म थी। इस जड़ी बूटी को जीवन फल के साथ मिलाने से रोगियों के लिए दुष्प्रभाव खराब हो सकते हैं और गंभीर मामलों में अस्वीकृति प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहले गूफी ने अपनी सलाह खुलकर दी। बस कुछ ही शब्दों के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें और अधिक केंद्रित हो गईं, लगातार सिर हिलाती रहीं। उनके संक्षिप्त विवरण से उसे लगा जैसे उसने बहुत कुछ सीखा है। लिटिल फेरी डॉक्टर प्रशंसा महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 90। उसने ऊपर देखा और गूफी की प्रोफाइल पर एक नज़र डाली। वह गहन ध्यान के साथ चिकित्सा सिद्धांत की व्याख्या कर रहा था। लिटिल फेरी डॉक्टर प्रशंसा महसूस करती है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 100। जैसे ही सिस्टम की अधिसूचना बजती है, गूफी अपनी व्याख्या जारी रखने से पहले चुपचाप मुस्कुराती है। चांदनी रात में उनकी परछाइयां आपस में मिल गईं, जिससे एक सूक्ष्म सौंदर्य का दृश्य बन गया।